students, today we'll continue with the mole concept that we started in the last video. In that video we discussed about what is mole. Mole was a quantity and the value of 1 mole was 6.022 into 10 raised to power 23. It is equal to 1 mole. Okay. Now तब हमने डिस्कस ये भी कर लिया था कि जैसे एक एटम का जो मास होगा मीन्स एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, जैसे सोडियम का जो मास नंबर होता है 23 यूनिट वन एटम का कितना हो गया 23 यूनिट। मीन्स इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए 23। देन अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दें 23 ग्राम, देन इट इज द मोलर मास ऑफ द सोडियम। मीन्स इतने ग्राम में 23 ग्राम में क्या है, कितने सोडियम आएंगे 1 मोल। मीन्स 022 into 10 raised to power 23 इन दिस ग्राम। इतने एटम्स किसके आएंगे, एटम्स ऑफ Na सोडियम 23 ग्राम में, क्योंकि 23 ग्राम इज द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। ठीक, ऐसे ही अगर एटम के अलावा हमें बात करनी हो मॉलिक्यूल की, जैसे मॉलिक्यूल क्या है CH4, हमने काउंट कर लिया था मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको इसका निकालना हो मोलर मास कितना आएगा, 12 इज अ कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 प्लस 4 16 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 16 ग्राम के अंदर 1 मोल CH4 के पार्टिकल्स होंगे। जरा ध्यान देना, CH4 होल दिस कितने 1 मोल CH4 कितने 16 ग्राम है, क्योंकि CH4 का कितना मोलिकुलर मास है, मोलर मास है 16 ग्राम, तो उसमें 1 मोल CH4 होंगे। इट मींस कितने CH4 होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 CH4 molecules in 16 ग्राम। ऐसे ही अगर हम मोलर मास काउंट करते हैं फॉर एग्जांपल अमोनिया का, अमोनिया इज NH3। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन 14, मास ऑफ हाइड्रोजन 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन 3। इट मींस द मोलर मास ऑफ सोडियम इज अमोनिया इज 17 ग्राम पर मोल। जो उसका मास आया सब कर दोगे तो वो ग्राम पर मोल में जाएगा, 17 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, 17 ग्राम में अमोनिया कितना है 1 मोल। 17 ग्राम में 1 मोल अमोनिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 17 ग्राम 1 मोल ऑफ NH3 आर प्रेजेंट। इसका मतलब कि 17 ग्राम में in 17 gram 1 mole of NH3 are present because the molar mass of ammonia is 17 gram। ठीक, इसका मतलब ये भी बोल सकते हो 17 gram of NH3 is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 NH3। इतने NH3 होंगे किसमें 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर। ठीक, तो ये हमने थोड़ा लास्ट टाइम किया था, कोई इसमें डाउट रह गया था दोबारा से इसको एक बार डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी क्रैकिंग चलेगी नहीं, क्योंकि ये कोई लिमिट नहीं है। मैंने सोडियम लिया है, आई कैन टेक मैग्नीशियम, हियर टेक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ अमोनिया लिया है, यहाँ पर CO2 ले सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल की कोई आप क्रैकिंग नहीं कर सकते। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मोल कंसेप्ट को समझते हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है और आगे जो फर्दर बचा हुआ जितना भी पोर्शन है वो सब मोल कंसेप्ट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, जैसे मैं लिखता हूं मोल फॉर एग्जांपल 2CO2 और यहाँ लिखा हुआ है ओनली CO2। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका दो मतलब बनते हैं। क्या, एक तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ केवल CO2 का एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ क्या बन गया 2 molecules of CO2 and 1 molecule of CO2। but in a chemical reaction we never deal with 1 atom or 1 molecule। जैसे लिखा होता है ना आपके पास, मान लो रिएक्शन हो गई C plus O2 is equal to CO2।
इसका मतलब अगर स्पेशली नहीं लिखा हुआ है, हाँ अगर स्पेशली मेंशन ही किया हुआ है कि 1 एटम ऑफ कार्बन, ये एटम है और ये क्या है मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 एटम ऑफ कार्बन इज reacting with 1 molecule of O2 and it is forming CO2 molecule or 1 molecule of CO2, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर मेंशन स्पेशली नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसको आपको काउंट करना पड़ेगा 1 मोल, कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2 एंड फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ CO2, क्योंकि देखो मोल में ही हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 एटम टू 1 एटम की रिएक्शन नोटिस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या 1 मॉलिक्यूल टू 1 मॉलिक्यूल की रिएक्शन भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो दिया होता है इसको आपने बाय डिफॉल्ट मोल ही मानना होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको कैसे लेता हूँ, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। अब बैलेंस करोगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गई, 2 आ गया। अब इसका मतलब पता क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं मेंशन नहीं करूंगा स्पेसिफिकली, और ये यूजुअली 99% यही होता है, दैट 2 मोल्स, ये मोल्स हैं H2 के, कितने हैं देखो यहाँ पर लिखा हुआ 2 मोल्स ऑफ H2, यहाँ देखो ये होते हैं मोल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 था, ये 2 मोल हो गए, ये 1 मोल। When 2 mole of hydrogen react with 1 mole of oxygen, they will form what? 2 moles of water. 2 moles of water. इस तरीके से आपको ये बात समझनी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इसको मैं काउंट करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 moles of water हैं। अब इसको फर्दर एक ना क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसी की हेल्प से करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में अनसोल्व दिया हुआ है एक्सरसाइज में, तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, बुक की हेल्प से ही उसको जरा एक बार स्टडी कर लेते हैं। नाउ ये क्वेश्चन नंबर है आपका 1.10, बैक साइड में है एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर, पेज नंबर 26 1.10 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.10 अनसोल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बट नोट्स में इसको सोल्व किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। और कह रहा है कि इन 3 मोल्स ऑफ मीथेन, इसका मतलब क्या लिखोगे, 3 तो ये हो गया, मीथेन ये हो गया, C2H6, इसे बोलते हैं हम 3 मोल्स ऑफ इथेन। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा फिर 2 मोल्स ऑफ मीथेन होंगे, अगर यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये 4 मोल्स ऑफ मीथेन होगा। इसने क्या कहा है, 3 मोल्स ऑफ मीथेन। इन 3 मोल्स ऑफ मीथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम के कितने मोल्स हैं। अब मैं इसको देखो, ऑल्दो बुक में तो केवल मोल्स को ही मेंशन किया है, मैं यहाँ नंबर भी काउंट करूंगा। अब इसने मोल्स निकालने हैं कार्बन एटम की। अब देखो, अगर मैं केवल एक ही मीथेन, ये है आपके पास इथेन, एक ही इथेन ले, तो उसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है C2, यानी कि 2 कार्बन है, यानी कार्बन के 2 मोल्स हैं। कार्बन के मीथेन के अंदर, मीथेन किससे बना होगा, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता, इससे पहले वाटर का, तो वाटर का एग्जांपल लेता तो ये बोलता कि वाटर का 1 मोल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऐसे ही ये मीथेन है, इसका 1 मोल, मीथेन का 1 मोल, सॉरी इथेन का 1 मोल 2 मोल ऑफ कार्बन और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बना हुआ है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक। अब अगर 1 मोल 2 कार्बन से बना हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 × 2 6, इसका मतलब 3 मोल ऑफ इथेन में कितने मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 6 मोल्स हैं, 6 मोल्स ऑफ। और इसको अगर आगे करना हो कितने हैं, नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, मोल नहीं कहा तो हाउ मेनी नंबर, यानी कि कैसे निकलेगा, ऑल्दो ये नहीं है इस एनसीईआरटी में, बट फिर भी आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मतलब 6 × वैल्यू ऑफ मोल कितनी होती है, 2 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 3 मोल ऑफ
इथेन के अंदर। ठीक, जैसे मान लिखा होता कि 6 डजन, तो क्या लिखते हैं आप 6 डजन का मतलब क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोल, दैट्स व्हाई आपने इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 3 मोल्स ऑफ इथेन में इतने कार्बन के एटम्स हो गए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स, अगेन आपको मोल से निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, आपको हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब देखो ये आपके पास इथेन का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ इथेन में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। अब ये 3 है, 3 × 6 18, यहाँ पर 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो 18 मोल्स हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 3 मोल्स ऑफ इथेन के अंदर। ठीक, ऐसे ही अगर इसमें ये आता हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, अब इसने मोल नहीं कहा है, हाउ मेनी एटम्स कितने हैं, मोल में नहीं, हाउ मेनी, तो क्या करोगे आप, 18 मोल्स हैं, 18 इनटू वैल्यू ऑफ मोल इज 6.022 × 10⁻23, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के इसमें 3 मोल्स ऑफ इथेन में, और 1 मोल कितने होंगे, 6 मोल, यानी 6 इनटू दिस, अगर इसकी बात करता तो। और लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा इसने मतलब क्वेश्चन तो आसान ही है, जस्ट फर्क थोड़ा सा पूछने का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब इसके 2 आंसर बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले तो मैं लिखता हूँ, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ये आंसर लिखा हुआ मैंने इसका, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, कितने नंबर हैं, मोल नहीं कहा, देखो साफ देखिए, तो क्वेश्चन ने कहा है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन है, तो ये कि पूछेगा कितने मोल हैं, और ना ही इसने कहा है, इसने कहा कितने नंबर हैं, तो बस पता ही है आपको, जब 3 मोल ऑफ इथेन है तो इसमें कितना होगा, 3 × 6.223। ठीक, ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 3 मोल ऑफ इथेन के अंदर। अगर कहता कि अगर 5 मोल ऑफ इथेन है उसमें कितने इथेन होंगे, 5 इनटू वैल्यू ऑफ इथेन मोल्स, ठीक है ना, तो इस तरीके से करना था आपको एक क्वेश्चन। तो ये तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं सोल्व करने की। सी हियर फॉर एग्जांपल ये लेते हैं N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। ठीक, इसको मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे N1 है, यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 3 से करेंगे, 6 बराबर हो गई आपकी, ये बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। ठीक, देखो रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए आपको। अब देखो अगर पूछ लें कि इन दिस होल रिएक्शन, ये क्या है नाइट्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है अमोनिया, एंड you should know the formulas of some common compounds. Ammonia is very common, so NH3 is the formula of ammonia. अब देखो साफ दिख रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग टू फॉर्म द अमोनिया। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन, कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। अब 2 मोल्स ऑफ जो अमोनिया बने हैं, ये रहा, इसमें कितने मोल हैं नाइट्रोजन के, वो देखो ये है नाइट्रोजन। अभी तो एक इसमें इस देखो एक NH3 में कितने मोल हैं, अगर मैं बात करूं NH3, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल्स क्या है हाइड्रोजन, तो 1 मोल में कितने हैं, 1 मोल नाइट्रोजन, तो 2 मोल अमोनिया में कितने होंगे, 2 मोल नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ N नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। अब देखो 1 मोल में कितने मोल हाइड्रोजन है, 3, 2 में कितने होंगे 6, दैट्स व्हाई 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा एक मोल कंसेप्ट की हमने स्टार्ट किया है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इजी ऑल्सो, बट अगर ना समझे तो थोड़ी सी फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम अगर आई तो फिर ये क्वेश्चन को आपको आसान तो लगेगा बट करेक्ट उसका आंसर नहीं आ पाएगा। फर्स्ट द टॉपिक इज लिमिटिंग एंड एक्सेस reagent। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, नाम में ही काफी कुछ इंक्लूडेड है। लिमिटिंग मींस जिसका अमाउंट लिमिटेड हो, एक्सेस मींस जो ज्यादा हो। देखो एक होता है सफिशिएंट, एक होता है लिमिटेड मींस कम हो गया यहाँ पर ऑल दो, और एक्सेस मींस जो इनफ मोर देन इनफ से भी ज्यादा हो जाए वो एक्सेस होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ मैं C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। नेचुरल कैसे, मतलब कि आपने किसी भी फ्यूल को बर्न किया, हर फ्यूल में क्या होगा जो बर्न होगा, कार्बन। कार्बन चाहे वुड हो, चाहे पेपर हो, चाहे आपका पेट्रोल डीजल हो, वैक्स हो, कुछ भी हो, अगर कुछ जल रहा है तो क्या बर्न होगा आपका, कार्बन। कार्बन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग CO2। अगर हम इसे नेचुरल वे में करें, और तो देखो कंट्रोल्ड वे में भी हो सकती है लैब के अंदर, बट अगर नेचुरल वे में हो रही है, जैसे होती है आपने पीस ऑफ पेपर को बर्न किया, अब कार्बन मान लो पीस ऑफ पेपर ही है, ये पेपर का एक पीस है, और O2 कहाँ से आई है, एयर से। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आपने पेपर को बर्न करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले खत्म क्या होगा, उस जितना भी वो एनवायरनमेंट है, क्या वहां की पूरी O2 खत्म हो जाएगी या कार्बन खत्म होगा पहले, तो O2 खत्म नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत 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 लार्ज अमाउंट में है, कार्बन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन दिस रिएक्शन कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है जिसका अमाउंट लिमिटेड हो, इसका मतलब अगर रिएक्शन हो और जो चीज पहले खत्म हो जाए उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका जो पहले कंज्यूम हो जाएगी वो क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगी, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेंट से ही बनता है रिएजेंट, ये मत बोल देना कि CO2 इज रिएजेंट, इट इज ए प्रोडक्ट। ये रिएजेंट नहीं, प्रोडक्ट है। रिएजेंट वो है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्टेंट्स में हो सकता है दोनों बिल्कुल ही सफिशिएंट अमाउंट में भी हो, ऑल्दो ठीक, बट मैक्सिमम जगह क्या होता है कि कोई ना कोई एक लिमिटिंग होगा और कोई ना कोई एक एक्सेस होगा। बट इसी रिएक्शन को हम अगर दूसरे तरीके से करें तो वहाँ कार्बन जो है वो एक्सेस में हो सकता है और जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग अमाउंट में हो सकती है। और वो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल आप लोगों ने 6th क्लास में भी किया होगा। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को यहाँ पर फिक्स कर दो, वही गिरना चाहिए नीचे कहीं, ठीक, और अब इसे बर्न करते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि पेड़ बन गया है बट ये एक्चुअल में कैंडल ही बर्न हो रही है और ये फ्लोर पर रखी हुई है। अब क्या करो आप, इसके ऊपर एक जार या कोई भी ग्लास, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक। अब आपने इसके ऊपर जार या ग्लास कुछ भी रख दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, आई थिंक यू शुड नो क्या होना चाहिए, क्या ये पूरा का पूरा जो वैक्स है इस कैंडल का, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए या इसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो देखो ये छोटा सा जार है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड अमाउंट में है, और जो ये कैंडल है इसके अंदर वैक्स भी होगा, ये लार्ज अमाउंट में कार्बन है, यहाँ पर कार्बन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 तो बनेगी, जरूर बनेगी, बट जो यहाँ की ऑक्सीजन है ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो कहाँ होगी यूज, कार्बन को बर्न करने में। और जैसे ही ये ऑक्सीजन खत्म हो गई कैंडल भी बुझ जाएगी, ठीक है ना। तो कैंडल कब तक बर्न करेगी, जब तक वहां क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन पर यहाँ ये, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पर एक लिमिटिंग रिएजेंट है और कार्बन क्या है, वो एक एक्सेस रिएजेंट है।
अच्छा, ये तो चलो पता लग गया बड़े आराम से। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें बात निकल के आई है, यहाँ पर बताओ रिएक्शन कब रुक जाएगी, किस चीज पर डिपेंड कर रही है, कार्बन पर या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ रिएक्शन स्टॉप हो गई, मींस बर्निंग स्टॉप हो गई। अगर बर्निंग स्टॉप हो गई तो CO2 की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। जब तक ये कैंडल बर्न करेगी तब तक CO2 बनेगा। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा इसमें फैक्टर निकल कर आ रहा है वो ये है कि रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। जैसे अगर बात करते हैं उल्टा जो रिएक्शन की थी हमने कार्बन वाली, कार्बन इन द एयर, तो एयर तो खत्म नहीं होगी, पर जैसे ही आपका पेपर पीस खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आगे काम आएगा आपको इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल्स की तरफ ही चलते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, मैं CO2 की सबसे सिंपल जो जैसी रिएक्शन जो आपने बचपन से देखी हुई है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। C plus O2 is equal to CO2। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 200 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 500 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल फॉर्म, ये पूछेगा। अब बच्चे सोचते हैं कितना आसान क्वेश्चन, 2 मिनट में कर देंगे। 2 भी क्या, बस कैसे करना है, 2 + 5 700 कर देंगे यहाँ पर आंसर, जो कि गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान दो आप, रिएक्शन क्या है, इतना आसान नहीं होती रिएक्शन ये कि 2 + 5 7, इतना आसान क्वेश्चन क्यों आएगा आपके पास। यहाँ देखो जरा ध्यान दो, रिएक्शन क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और 1 मोल CO2 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अभी इन ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बताऊंगा कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकाल लो। ऑल्दो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ इसको बहुत ही एक सिंपल वे में, मीन्स कि जो लिखते हैं स्टेटमेंट्स, आप स्टेटमेंट लिखना, आप स्टेटमेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने होते हैं निकालना है अपने। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वी नो, चलो यहाँ कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। What is the formula to count the number of mole carbon? Given mass by molar mass, ये क्या है given mass? Given mass 200, ये वेरी करेगा, बट मोलर मास हमेशा फिक्स होता है। कार्बन का कितना है 12। ऐसे ही ये है 500 ग्राम। एंड व्हाट इज द, यहाँ पर O2 है तो अब O2 का लोगे आप मोलर मास, वो कितना होगा, एक O का है 16 32। तो आप 200 को आप डिवाइड करोगे 12 से और 500 को डिवाइड करोगे 32 से। मैं यही कर देता हूँ, 200 को आपने डिवाइड किया 12 से, ठीक है। ये इसके मोल आ गए 60.6 और अब 500 को आप डिवाइड करोगे 32 से, यहाँ पर इसके मोल आ जाएंगे 15.6। अब देखो आपको पहले नंबर ऑफ मोल ही निकालने हैं, एक बार निकाल ली नंबर ऑफ मोल आपने। अब जरा ध्यान दो रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन क्या कहती है, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन हुआ तो 1 मोल ही क्या होगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जब हमने निकाला जो जितने ग्राम कार्बन दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल है, 16 मोल। O2 में कितने मोल हैं, 15। आप इसको 0.6 कर देते हैं, 16 और यहाँ 15। इसका मतलब
1 मोल 16 मोल के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट है 16, बट है कितने 15। इसका मतलब रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके नंबर ऑफ मोल कम है उसके ऊपर ही रिएक्शन डिपेंड करने वाली है, क्योंकि 15 मोल ऑफ O2 15.6 मोल ऑफ O2 किससे रिएक्ट करेगी, फिर 15.6 मोल ऑफ कार्बन से करेगी, यानी कार्बन कैसा होगा एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि फालतू है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये क्या है एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर। और जब ये 1 मोल था तो ये 1 मोल यूज हुआ, अगर ये 15.6 मोल है तो ये भी 15.6 मोल ही तो यूज होगा, यानी कि ये 1 मोल बच जाएगा, यानी कि जब ध्यान दो इसका मतलब इसके 12 ग्राम बच जाएंगे। अब नाउ निकालते हैं कितने ग्राम CO2 बनेगा। देखो जो लिमिटिंग है वो तो पूरा हो जाएगा यूज, यानी कि 500 ग्राम पूरा ही यूज हो जाएगा। हमें ग्राम में निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल नहीं निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो ये 500 ग्राम पूरा का पूरा हो जाएगा यूज। और देखो ये कितना है 15.6, ये कितना ही होगा। अब इसका मास निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, देखो n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब आपको निकालना क्या है गिवन मास किसका 15.6, इसका निकालना है, इज इक्वल टू कितना है गिवन पता नहीं, मोलर कितना है 12, यानी गिवन मास निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। और इसका आंसर आना चाहिए आपका, इसमें से 12 कम कर देंगे तो 188 आना चाहिए इसका आंसर। चलो देखिए थोड़ा बहुत इसको नीचे हो गया होगा, ये 188 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 मोल बचा हुआ है एग्जैक्टली। चलो निकाल लेते हैं, दो ना हो जाए ऐसे कर लेते हैं। 15.6 को 12 से करेंगे तो 187.2, ठीक है। हमने रफली 180 किया था, तो इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर भी वो किया हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको आप 187.2 ले सकते हो, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 187.2 ग्राम तो क्या यूज हुआ कार्बन, और O2 कितना यूज हो गया पूरा का पूरा 500 ग्राम। इसका मतलब दोनों जब कंबाइन होंगे तो कितने बन जाएंगे 687.2 ग्राम। इतने ग्राम बनेगा आपका CO2, क्योंकि जितने ग्राम ऑक्सीजन यूज हुई और इतने ग्राम कार्बन यूज हुई, दोनों को जोड़कर इतना आएगा, उतना बनेगा CO2। अब क्योंकि कार्बन कम यूज हुई है, वो कितने कम यूज हुई है, अबाउट 12 ग्राम कम यूज हुई है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, उसके बाद आपको फिर बाकी वर्कशीट की फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आल्सो, बट इसमें थोड़ा सा एक और स्टेप हम मेंशन करेंगे। जैसे जो आपके पास रिएक्शन है वो अब लेंगे हम अमोनिया की, और जो प्रॉब्लम हो गई है ये ऐसी है, तो यहाँ पे हम अमोनिया की फॉर्मेशन का मेथड लेंगे और उसमें देखेंगे कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, मे बी की रिएक्शन दी हुई हो ना दी हो, तो आपको ये बैलेंस फॉर्म में लिखनी ही होगी। अगर नहीं लिख पाओगे बैलेंस में तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन करना है लिमिटिंग एक्सेस वाला, तो रिएक्शन का बैलेंस्ड फॉर्म में होना बहुत 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 जरूरी है। नाउ सी मे बी अ क्वेश्चन, रिएक्शन दी हुई है, मान लो रिएक्शन बैलेंस करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ये बैलेंस हो गई। अगर वो कहता है कि हाउ मच अमोनिया विल फॉर्म if 100 gram of N2 is reacting with 200 gram of H2, तो बताओ कितना अमोनिया बनेगा। अब देखो आपको वही करना है, सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकालने से आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब कैसे निकालते हो नंबर ऑफ मोल, गिवन मास तो ये है ही है, ये गिवन मास दिया हुआ है, इनका मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। N2 N नॉट N N2 कितना मोलर मास, N का मास होता है 7 तो 14, इसको कितना होगा 28, N2 का मोलर मास 28 हो गया। और
और H2 कितना होगा, H2 नॉट 3H2 ओनली H2, वो 2 होगा। ठीक, तो आप 100 को 28 से करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 6, तो उसको 6 से करेंगे तो 6 के 5 पे जाएगा ये। इट मीन्स रफली इसको आप 3.5 भी मान सकते हैं। इसके तो 3.5 मॉलिक्यूल्स हैं N2 के 100 ग्राम में, और इसके कितने हैं देखो भाई 100 और क्या 100 मोल्स, यानी कि देखो 100 ग्राम नाइट्रोजन में तो 3.5 मोल्स हैं N2 के, और 200 ग्राम H2 में कितने मोल्स हैं 100। नाउ इसके बाद आपको यहाँ पर रिएक्शन को देखो आप जरा ध्यान से। व्हाट द रिएक्शन इज शोइंग, रिएक्शन इज शोइंग दैट अगर N2 का 1 मोल है तो H2 कितने मोल होंगे 3, यानी कि अगर ये 1 है तो कितने होने चाहिए 3, अगर ये 3.5 हैं तो कितने यूज होंगे 3 इंटू 3.5, यानी कि इसको कहेंगे तो 10.5, यानी कि इसको लिखते हैं 10.5। अगर ये 3.5 है तो कितना यूज होगा ये 10.5, कहते हैं 3.5 को करेंगे तो यस 10.5 भी आ रहा है, बट इन रियलिटी में जो मास दिया हुआ कितने ग्राम 200 ग्राम, 200 ग्राम में एट कितने प्रेजेंट है यहाँ पर मोल 100 मोल, और चाहिए कितने 10.5। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये लिमिटिंग हो गया, क्योंकि 3.5 है, कितने प्रेजेंट थे 3.5, ये कितने प्रेजेंट है 100। 3.5 को कितने चाहिए H2 ओनली 10.5 H2 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 3.5, बिकॉज अगर ये 1 है तो 3 होंगे, अगर 3.5 है 10.5 होंगे, है कितने 100। इसका मतलब ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग में है, रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो ये इसका मतलब पूरा हो जाएगा यूज, 3.5 मोल पूरे होंगे यूज। 3.5 मोल का मतलब कितना हो गया 100 ग्राम, क्योंकि हमने मोल जो निकाले हैं 3.5 मोल किससे निकाले हैं 100 ग्राम से निकाले हैं, ये पूरा का पूरा 100 ग्राम यूज हो जाएगा। इधर से अब इसको निकाल लो आप 10.5 को कितना होगा तो 10.5 इनटू व्हाट इज आपके पास 10.5 मोल्स यूज हुए, और एक कितना मास है H2 का 2, H2 कितना मास हो जाएगा 2, यानी कितना यूज हो गया आपके पास ये 21 ग्राम। ठीक है 21 ग्राम, इसका मतलब आपके पास कितनी अमोनिया बनेगी 120 ग्राम, क्योंकि ये 21 ग्राम ही यूज होगा, ये यूज होगा पूरा 100 ग्राम। अब देखो जरा ध्यान देना 200 ग्राम में से केवल 21 ग्राम यूज हुआ, इसका मतलब 179 ग्राम क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, वो यूज नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से हो गए। इसी के साथ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर खत्म होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द अदर टॉपिक दैट इज लिंक्ड विद द मोल कंसेप्ट। थैंक यू।